हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एक्से चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री 11th क्लास की चैप्टर नंबर 4। ये हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज होगी वो सब चैप्टर वाइज होगी। आपको एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर और प्लीज़ लाइक करना। हम आपको पूरा इसमें बेसिक बताएंगे, क्या क्या चैप्टर में लिखा हुआ सब बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते थे। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी बृहद महादेश लोरिया के साथ मिला था। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर स्थित एशिया के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवाना लैंड और लोरिया से पृथक इकाई बन गए। विवर्तनिकी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवाना लैंड से विभिन्न भाग टूटे, फिर जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयाँ बन निकली। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पर प्रारंभ हुई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। आज से लगभग 4 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महाद्वीप में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालय सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ाई। अंतिम 4 प्लाइटोस्टोन काल में विकसित हुआ। यह 20 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक फैला। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे प्लाइस्टोनिक शीन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमाव हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा है जिसका बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,202,500 वर्ग किलोमीटर है। यह उपमहाद्वीप 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत में लगभग 1 करोड़ लोग हैं। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र प्रदेश हैं। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारत में इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यह जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्रों में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर निर्भर की जाती थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भाग भारत में जाड़ों में वर्षा होती है, जहां उस समय गेहूं, जौ आदि पूर्व में फसलें होती थी। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। जब से ईसा के पहली सदी से मानसून की दिशा मालूम हुई, व्यापारी लोग ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार हो पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्व मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप भारत पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाले उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने के यहाँ के लोग बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती है। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरधार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिससे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। इस दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल में आवागमन होता आया है।
ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और आप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी विस्तार, जो कि हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और आकशस के बीच पार कर लोग आते थे। ये दर्रे एक और भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध का स्थापना में बड़े सहायक हुए। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई हैं। इससे उसके अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकास कर ली, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा जाता है, अतः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों के नीचे मैदान में उतर जाना पड़ता था और गर्मियों में मैदान में भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदान और इस घाटी के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार को केंद्र स्थलीय बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाके में लोगों ने यहाँ पहुँचाने के लिए अनेक खूब दर्रे ढूंढ निकाले। कश्मीर की इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपि का सबसे बड़ा भंडार हैं। तो इससे आगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे जिससे लोग आप बोर हों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, एक बार इस मैप पर जरूर नज़र डाल देना। आप ये देख सकते हैं, आप ये आपका विशाल मैदान है, इतना भारत है। आपके इसमें पूरब में, उत्तर पूरब में चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अरब सागर, ये आप देख लेना। दक्कन का पठार कहाँ पर है, ये सब आप देख लेना। और प्लीज़ हमारे चैनल पे अपनी थोड़ी कृपा बनाए रखना।